हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्कोप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डेवलपमेंट, यानी कि ये जो चैप्टर है ये हम लोग IMRE इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉलीटेक्निक के 6th सेम का सब्जेक्ट है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये पॉलीटेक्निक के 6th सेम का IMRE सब्जेक्ट है, जिसका जो हमारा पहला चैप्टर है हिंदी में वैद्युत अनुरक्षण विभाग का कार्य क्षेत्र एवं संगठन, इंग्लिश में कहें तो स्कोप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों इस चैनल पे आपको 2nd सेम, 4th सेम और 6th सेम के सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से कवर किया जा रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हर एक टॉपिक को जो आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग ही कवर करेंगे, एक्स्ट्रा ज़्यादा आपको नहीं ले चलेंगे। ठीक है ना दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पहली जो हमारा है हेडिंग्स है रिक्वायरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, यानी कि जो हमारा अनुरक्षण विभाग होता है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि अनुरक्षण विभाग को सफल और संतोषजनक एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें निम्न बातों का पालन करना पड़ता है। यानी कि जो हमारा अनुरक्षण विभाग होता है, यानी कि जो हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसको हम लोग अच्छे से चलाने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास होनी चाहिए या फिर उनको ध्यान में रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कि मेंटेनेंस वर्क करने के लिए हमें कैसे लेबर स्किल्ड और ट्रेंड कारीगरों की सेवाएं ली जानी चाहिए, जो कि कार्य को सूझबूझ एवं कुशलतापूर्वक कुशल ढंग से पूरा करें। यानी कि सिंपल सा इसका मतलब हमारा ये हुआ कि अगर हमारी कोई भी मशीन है तो वहाँ पर किसी हम लोग ऐसे व्यक्ति को नहीं भेज सकते हैं जो कि उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हो। तो अगर कोई हमारी मशीन से, क्योंकि चाहे छोटी मशीन हो चाहे बड़ी मशीन हो, हमारे जैसे जनरेटर हो गए, तो बहुत बड़े बड़े जो जनरेटर होते हैं, पावर प्लांट वगैरह होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का हमारा जनरेशन होता है, वहाँ पर हमारे बहुत बड़े बड़े मेगावाट के हमारे क्या होते हैं कि जनरेटर होते हैं। उनको कि हम लोग क्या है कि एक नॉर्मल कोई व्यक्ति या फिर अनस्किल्ड व्यक्ति नहीं, कारीगर उसको सही कर सकता है। तो उसको हम लोग सही करने के लिए हम लोग स्किल्ड ट्रेंड इन्हीं कारीगरों को या फिर इन्हीं इंजीनियरों को हम लोग भेजते हैं। ठीक है ना दोस्तों। दूसरा हमारा यहाँ पर पॉइंट्स है कि उचित टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का प्रयोग करना चाहिए। सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर हम लोग कोई भी, जैसे कि अगर हम लोग सपोज बात करें, अगर हमारा क्या है कि मशीन है, अगर मशीन का कोई एक कवर है या फिर फैन है, कुछ भी ऐसा हो गया, या फिर वहाँ पर किसी टर्मिनल को हम लोग टाइट कर रहे हैं या फिर ढीला कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर जो हमारा टूल्स का यूज हो रहा हो या इक्विपमेंट्स का यूज हो रहा हो उसी का यूज करना चाहिए। यानी कि एक्स्ट्रा, जैसे हम लोग देखते नहीं कि नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि अगर हम किसी भी स्क्रू को खोल रहे हैं, तो सपोज आपने देखा होगा कि आपके घरों के जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं वहाँ पर अगर आपके पास पेचकस वगैरह नहीं है या स्क्रू ड्राइवर नहीं है, तो आप कहते हैं कि आप नॉर्मल किसी भी चीज़ से चाकू वगैरह का भी यूज़ करके आप, या फिर हो सकता है बड़ा स्क्रू ड्राइवर हो और आप छोटे पिन या फिर छोटे पिन को बड़े स्क्रू ड्राइवर से खोलने या बंद करने लगते हैं। ऐसा आप बड़ी मशीनों के मेंटेनेंस में नहीं कर सकते। ठीक है ना दोस्तों। या फिर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही आपको जो इक्विपमेंट्स और टूल्स की ज़रूरत होती है उसी का प्रयोग हमें करना चाहिए। तीसरा हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लॉग बुक और रिकॉर्ड बुक को बनाना। अब लॉग बुक और रिकॉर्ड बुक का मतलब क्या होता है, तो लॉग बुक का मतलब ये होता है कि जिसपे हम लोग रिकॉर्ड बुक, लॉग बुक और रिकॉर्ड बुक का मतलब ये होता है कि उसमें ऐसे हमारे जैसे कोई मशीन है, तो मशीन आपने देखा होगा कि कोई भी आप नई चीज़ जब लेते हैं तो उस पर एक आपको बुक निकलती है। ठीक है ना दोस्तों। उसी को, उसमें सारे मैनुअल्स लिखे होते हैं, या फिर उसमें आप जब गाड़ी आप खरीदते हैं चाहे 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर, तो उसमें एक आप मेंटेनेंस वाली भी एक बुक होती है कि आप कब मेंटेनेंस आप करवाएंगे। और जब आप एजेंसी जाते हैं तो उसकी एक डेट टाइम सब कुछ लिखा जाता है कि इसमें कब और कब कब मेंटेनेंस हुई, कितनी गाड़ी चली, ये सारा का सारा लिखा जाता है। इसी तरीके से हमारी लॉग बुक होती है, रिकॉर्ड बुक उसी तरीके की रिकॉर्ड बुक होती है, यानी कि कब कब क्या कब कौन कौन सी मेंटेनेंस हुई, क्या क्या उसमें कोई नया कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं, यानी कि कोई टूल या फिर कोई भी स्पेयर पार्ट्स, यानी कि कोई पार्ट्स क्या तो नहीं लगा है, कोई ख़राब तो नहीं, उसका सारा का सारा हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग डाटा वो क्या करते हैं उसमें फिलअप करते हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जैसे अगर आप कोई पुरानी या किसी दूसरे की गाड़ी सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदते हैं, तो इससे आप क्या, उस अगर आपके पास वो बुक है, आप उस बुक को या फिर मांग सकते हैं उसके मालिक से, ऑनर से, तो आपको इसको ये पता चल जाएगा कि इसकी कितनी मेंटेनेंस हुई है, इसमें क्या ऐसे कौन कोई मेजर पार्ट्स तो उसका नहीं ख़राब हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसी तरीके से हमारा मशीनों के मेंटेनेंस में भी होता है कि वहाँ पर लॉग बुक और रिकॉर्ड बुक होता है, उसको हम लोग उचित प्रकार से क्या क्रमांक करना, मतलब वहाँ पर
कब किस किस जैसे मशीनें, अगर आप जैसे आप अपने कॉलेज के प्रयोगशाला में ही जाते होंगे, वर्कशॉप में जाते हो, तो वहाँ बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, तो उनका एक सीरियल वाइज भी होता है, तो वहाँ सीरियल नंबर पड़ा होगा। ये सब रखने की व्यवस्था, जैसे मशीनों के उपकरण से संबंधी, अनुरक्षण, मरम्मत संबंधी सभी सूचनाओं का ब्यौरा सही प्रकार से एकत्रित किया जा सकता है और अनुरक्षण कार्य करते समय उसे तुरंत देखा जा सकता है। सिंपल सा वही मैंने बताया कि ना, कि अगर जैसे सपोज आ गया कि आपके वर्कशॉप में बहुत 20 मशीनें लगी हुई हैं, अब वहाँ पर जो उसका इंस्ट्रक्टर होता है, जो वर्कशॉप पे टीचर होता है, अगर उसे कह दिया जाए कि आपने वहाँ, या फिर ऐसा व्यक्ति जो वहाँ के मेंटेनेंस का काम देखता हो, अगर उससे पूछ लिया जाए कि आपने किन मशीनों का क्या क्या पार्ट्स चेंज किया, कौन सी मशीन, तो उसके लिए वो एक सारा का सारा रिकॉर्ड या डाटा बना के रखता है। ठीक है, तो इससे वो बता सकता है कि चौथे नंबर की मशीन में हमने इंड कवर्स बदले हैं, या 5वें नंबर की मशीन में हमने सॉफ्ट में कुछ ऐसे, 6वें नंबर की मशीन में हमारी टर्मिनल्स गड़बड़ हुए थे, 7वें नंबर की मशीन में हो सकता है उसकी वाइंडिंग जल गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग क्या उस डाटा बुक में सारा कुछ रखते हैं, तो इससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि कौन सी क्या चीज़ हमारी ख़राब या सही। इसके बाद हमारा चौथा जो पॉइंट्स है वो है इंस्टॉल मशीनों के उपकरणों से संबंधित इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, टेक्निकल डिटेल्स, ड्राइंग, डेवलपमेंट एवं प्रोग्रेस की पूर्ण जानकारी की व्यवस्था। सिंपल सा मतलब ये है कि और भी, जैसे अगर हमारे, मैंने बताया इंस्टॉल का मतलब लगी हुई मशीनों या उपकरणों के, उसमें सारी उसकी टेक्निकल डिटेल्स, यानी कि कितना, अब उसके ड्राइंग, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ये सारी की सारी हमारी जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब सिंपल सा हमारा ये हुआ कि जैसे कोई मशीन है, सिंपल सा, ठीक है ना दोस्तों, अब मशीन है हमारी, अब उसके बारे में क्या होता है कि जैसे जो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, या आप सिंपल सा आप बात करें, हमारा कोई जैसे अगर हमारा कोई पावर प्लांट है वहाँ पर, तो सारी की सारी क्या होती है कि हम लोग जब एक जगह पर उसके साथ, तो हम लोग क्या उसका एक जैसे उसकी ड्राइंग बना लेते हैं, मतलब कि उसका ड्राइंग से ये पता चल जाता है कि किस जगह कौन सा पार्ट है, क्या कौन सी जगह कौन कौन सा पार्ट लगा हुआ है, क्योंकि जो छोटे पार्ट्स होते हैं तो हो सकता है वो आपको मशीन में आप नहीं देख सकते, लेकिन आप ड्राइंग के माध्यम से पता कर सकते हैं कि किस जगह कौन कौन सा पार्ट्स लगा हुआ है। मैनुअल्स मैंने बता ही दिए कि उसमें सारी की मशीन, या फिर उसको किस तरीके से चलाना है। टेक्निकल डिटेल्स यानी कि सिंपल सी यही बात की अगर कोई मशीन है तो कितनी पावर ले रही है, कितनी करंट ले रही है, कितना लोड सह सकती है, ये सारी की सारी डिटेल्स हम लोग रखते हैं। इससे क्या हो जाता है कि हमारा, और ये फिर डेवलपमेंट या प्रोग्रेस, यानी कि उस पर उसने कितनी मशीन वो, मतलब जैसे सपोज अगर कोई मशीन 2 साल चली है तो उसमें कितना, कौन कौन से पार्ट कितना ख़राब हुए, उसकी कितनी मेंटेनेंस हुई है। ठीक है ना दोस्तों, तो इससे ये सारी की सारी हमें पता चल जाता है। तो ये भी हमारा चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। 5वां जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है कि मेंटेनेंस वर्क में खर्च होने वाले सामान तथा समय समय पर बदले जाने वाले अतिरिक्त पुर्जों की समय समय पर उपलब्ध की व्यवस्था होनी चाहिए। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हमारी कोई मशीन्स ख़राब हुई तो हमें क्या रहता है, अलग से वो पार्ट्स वहाँ पर हमें समय टाइम पे रखने चाहिए। दोस्तों अगर कोई, जैसे अगर आपको क्या, कोई मशीन हो सकता है कि उसका एक छोटा सा ही टर्मिनल ख़राब हुआ, अगर आपके पास वो पार्ट्स नहीं है तो वो हमारी पूरी मशीन बंद रहेगी। और आप अगर जहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह या फिर जनरेशन वगैरह का वर्क होता है, वहाँ पर अगर एक भी मशीन अगर बंद होगी तो उससे पूरे हमारे प्लांट में, पूरी फैक्ट्री या कंपनी में बहुत बड़ा बैड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना दोस्तों, इस वजह से हमें अलग से एक्स्ट्रा पार्ट्स रखने पड़ते हैं मशीनों के, जिससे क्या होता है कि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी होती है तो तुरंत हम उस पार्ट्स को चेंज कर दें, और हमारा क्या है कि जो मशीन है वो रुके नहीं और हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यूस बना रहे। इसके बाद जो हमारा 6वां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है कि मशीनों पर कार्य करने वाले लेबर तथा ऑपरेटर को समय समय पर क्या करते रहना चाहिए, हमें ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जो आप अगर आप पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, या फिर आप देखते होंगे कि आपके वर्कशॉप में बहुत पुरानी पुरानी मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन आज के करंट सिचुएशन की बात करें कि आप अगर किसी फैक्ट्री में, कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारी की सारी क्या कंप्यूटर कंट्रोल मशीनें आ रही हैं। ठीक है ना दोस्तों, वो कंप्यूटर से ही कंट्रोल हो जाती हैं। तो अब क्या होता है कि जो लेबर्स हमारा 10 ईयर्स या 15 ईयर्स पुराना है, जिसने 15 या 20 सालों से पहले पढ़ाई की, तो उसने वो पुराने तरीके के किए या फिर उसको पुराने तरीके का। अब अगर कंपनी में कोई नई ऐसी मशीन आ जाती है जो हमारा कंप्यूटर से चलती है तब तो वो हमारा कारीगर या फिर हमारा इंजीनियर फिर उस चीज़ को नहीं हैंडल कर पाएगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि टाइम पे जिस तरीके से हमारी कंपनी में कोई नई मशीन आई है या फिर आने वाली, तो उससे पहले ही हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर लेबरों को या फिर इंजीनियर्स को, सुपरवाइजर, उन सबको क्या कहते हैं, पहले ही ट्रेनिंग दे देते हैं। इसे बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ये मशीन हमारी आएगी, उसमें ऐसे ऐसे उसके मैनुअल्स होंगे और आपको उस तरीके से ऐसे ऐसे उसे क्या करना है, इस तरीके से उसे हैंडल करना है या फिर उसे हमारा चलाना है। तो इससे हमारा इस तरीके से, ये हम लोगों ने देखे 6 पॉइंट्स देखे जो हमारे किसमें कि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये हमारा इस तरीके से यूज होता है। यानी कि ये सारी व्यवस्था हमारा कौन देखता है, ये हमारा सारी की सारी व्यवस्थाएं देखता है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट।
सो दोस्तों ये आप याद रख लीजिएगा, आप नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप बता दीजिएगा कमेंट्स करके, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, यानी कि वैद्युत अनुरक्षण विभाग का संगठन कार्य क्या होता है, यानी कि जो हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस एंड मरम्मत का मतलब होता है रिपेयरिंग। तो मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग के ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पज होता है वो प्रबंध विधियों का उचित प्रयोग करने से। सिंपल सा मतलब इसका ये है कि जो हमारा मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का जो वर्क होगा उसका क्या है कि हम लोग प्रबंध विधियों का यानी कि अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएँ उसे, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विशेष तैयारी आवश्यक है जिसे अनुभवी एवं प्रबंधक ही अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो सारा का सारा मेंटेनेंस और ये रिपेयरिंग वगैरह का जो डिपार्टमेंट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क है, ठीक है ना दोस्तों। अब जहाँ पर किसी भी सपोज आपने माना कि किसी भी फैक्ट्री में 200 मशीनें इंस्टॉल्ड है, तो वहाँ का मेंटेनेंस और रिपेयरिंग डिपार्टमेंट होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क तरीके से संगठित होकर वर्क करेगा। लेकिन ये सब किसके द्वारा, तो ये जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, जो अच्छे मैनेजर होंगे वही ये कर सकते हैं, ठीक है। ये आम कोई व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता है। इसके बाद अब यहाँ पर हम सबसे पहले अनुरक्षण और मरम्मत यानी कि मेंटेनेंस और मरम्मत रिपेयरिंग का मतलब समझ लें। तो अनुरक्षण मेंटेनेंस का मतलब सिंपल से ये होता है कि ये एक तरह की रूटीन, और रूटीन क्या है, ये एक सामान्य रूटीन है और पीरियोडिकली यानी कि आवर्ती कार्य है, मतलब टाइम टाइम पे होते हैं। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि एक हमने जैसे सपोज हो सकता है कि भाई देखो रोज़ तो कोई जहाँ की जिस कंपनी में 200 मशीनें इंस्टॉल है तो उनका रोज़ तो आप देख नहीं सकते, तो क्या एक टाइम टाइम पे कि 2 डेज 3 डेज ऐसे क्या होता है कि वो उसकी चेकिंग होती रहती है। यही हमारा मेंटेनेंस होता है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसको हम लोग सही कर देते हैं। तो किसी विद्युत उपकरण, मशीनों, संरचनाओं, संयंत्रों को ऐसी व्यवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक है जिसे पूर्ण दक्षता और क्षमता के साथ प्रयोग किया जा सके। यानी कि हम लोग मेंटेनेंस वगैरह देखते रहते हैं तो उसे हम लोग कैसे मैक्सिमम इफिशिएंसी और कैपेसिटी के साथ उसके साथ प्रयोग करते रहते हैं। अगर इसमें कोई पार्ट्स खराब हुआ है तो उसको हम लोग सही करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, रिपेयरिंग कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो विद्युत उपकरणों या अन्य उपकरणों में कहीं हिस्से लगातार प्रयोग में क्षतिग्रस्त या जीर्ण हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, उसे सुधार या मरम्मत करना ये हमारा क्या कहलाता है, रिपेयरिंग कहलाता है। इसके बाद मेंटेनेंस से रिपेयरिंग के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे, सिंपल सा पहला पॉइंट है इस प्रकार का अनुरक्षण प्रोग्राम बनाना जिससे कि उपकरणों का प्रचालन का समय अधिकतम हो, साथ साथ अनुरक्षण तथा लागत समय क्या न्यूनतम हो, तथा पूंजी निवेश की सुरक्षा भी किया जाए। यानी कि सिंपल सा इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे मेंटेनेंस प्रोग्राम बनाना जिससे कि हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी मशीनें ज़्यादा समय तक चलें और उसकी जो लागत हो यानी कि उस पर जो मेंटेनेंस वगैरह कॉस्ट वो हमें कम लगे, ठीक है ना दोस्तों। इसका दूसरा पॉइंट है कि उपकरणों से संबंधित आवश्यक अनुरक्षण मानक रखकर प्रचालन विभाग तथा अनुरक्षण कारीगरों के लिए सुरक्षित कार्य की स्थिति निर्धारित करने में मदद करता है। सिंपल से इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है या फिर जो हमारे मेंटेनेंस कारीगर होते हैं उनको सारे को सभी को एक स्टैंडर्ड, एक मानक पे रखकर कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें तब भेज देना, जब चाहे आप मेंटेनेंस कर रहे हैं या फिर करवा रहे हैं अपने कारीगरों से। तीसरा हमारा पॉइंट है कि अनुरक्षण एवं मरम्मत में काम आने वाले सामान की लागत एवं अन्य सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए साधन प्राप्त करना ताकि अनुरक्षण तथा मरम्मत कार्यों में सुधार किया जा सके। यानी सिंपल से इसका मतलब वही है कि जो भी मेंटेनेंस में आपको वर्क और सामान वगैरह या जो भी काम हो रहा है तो उसको सारा का सारा एक टाइम पे आपको गैदर करते रहना है, यानी कि रखे रहना है, ताकि अगर कहीं पर किसी भी टूल्स की जरूरत पड़ी तो आप तुरंत दे सकें। आपसे ये पूछा जाए कि कब कितनी कहाँ पर मेंटेनेंस है, आप तुरंत इसका ब्यौरा दे सकें। इसका चौथा पॉइंट है हमारा कि वह कार्य निष्पत्ति को नापने की विधियां तय करना जो अनुरक्षण सुपरवाइजरों के लिए प्रचालन विभाग के लिए विशेषकर उपयोगी होती है। यानी कि कितना कार्य कितना मेंटेनेंस हुआ ये सब आपको नापने की विधियां, यानी कि कितना आप ये सारी की सारी से नापने की विधियां सुपरवाइजरों के लिए तथा प्रचालन विभाग के लिए विशेषकर ज़्यादा उपयोगी होती हैं। समय समय पर अनुरक्षण विभाग के कर्मचारी सुपरवाइजरों दैनिक कर्मचारियों का प्रशिक्षण देकर उनकी योग्यता को बढ़ाना, ये कि मैंने पहले ही बताया था, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से 5 पॉइंट्स हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सामान्य प्रबंध तंत्र के निम्न मुख्य कार्य हैं। जो हमारा नॉर्मल जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके क्या क्या काम होते हैं। तो इसका सिंपल सा पहला काम होता है हमारा कि नीतियों और उद्देश्यों को निर्धारित करना। सिंपल से इसका मतलब ये क्या, पॉलिसी बनाना, और जो उन्होंने पर्पज बनाया, गोल्स बनाया, उनको क्या करना हम लोग मतलब निर्धारित करते हैं। वो पर्पज निर्धारित करते हैं कि भाई आपको किसी भी कंपनी में पहले क्या होता है कि एक पूरा पॉलिसी मैनेजमेंट बनाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद उत्तरदायित्व एवं अधिकारों की परिभाषा करना। सिंपल से मतलब इसका ये है कि
उत्तरदायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसी के राइट्स, यानी कि सिंपल सा मतलब होता है जैसे सुपरवाइजर का जो काम है वो उसको सुपरवाइज करना है, यानी कि देखना ही। अब वो जाके किसी मशीन पे खुद काम कभी नहीं करेगा और ना ही करना चाहिए। इसके क्या है, ये यानी कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। और किसी लेबर जो होता है तो लेबर का काम होता है मशीनों पर वर्क करना, ना कि सुपरवाइजर, यानी कि उसके किसी को ऑर्डर देना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यानी कि किसी व्यक्ति की क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि उसको क्या करना है और उसके क्या राइट्स हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे अगर हमारा सुपरवाइजर कभी मैनेजर को ऑर्डर नहीं दे सकता है, मैनेजर हमारे सुपरवाइजर को भी ऑर्डर दे सकता है, लेबर को भी ऑर्डर दे सकता है, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स उनको भी परिभाषित करना है। संगठन का विवरण देना, यानी कि कितने ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कितने सुपरवाइजर वगैरह ये होता है, कितने, इन सब का विवरण देना का। इसके बाद कार्यों का आयोजन करना, यानी कि जो भी आप कार्य होना उसको आयोजित करना। स्टाफ को प्रशिक्षण देना, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अकाउंट एवं बजट प्रणाली तय करना, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि अब भाई कहीं भी है किसी भी पैसे का बजट का तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि कितना क्या कहाँ पर कितनी मशीनों का मेंटेनेंस होगा, ये सब सारा का सारा ध्यान में रखना है। इसके बाद धन की व्यवस्था एवं उस पर नियंत्रण रखना। अब ऐसा भी नहीं है कि सपोज हमारी मशीन हमारी 20,000 की है और उसको मेंटेनेंस हम देख रहे हैं कि उस पर हर हफ्ते मेंटेनेंस 5,000 का आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इससे जितनी ज़्यादा तो मशीन नहीं, उससे ज़्यादा उसके मेंटेनेंस पर वर्क आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। और उस पर यानी कि ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो इसी का मतलब ये है कि धन की व्यवस्था, यानी कि कितना, और हो सकता है कि कोई ऐसी मशीन उसके मतलब उसकी कैपेसिटी यानी कि आउटपुट उतनी ना हो जितनी उसके मेंटेनेंस रिपेयरिंग पे वर्क लगा है। तो हमको इसका भी ध्यान रखना है कि हमारा धन बेवजह चीज़ों पे ना जाए हमारा, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट्स है कि कार्य निष्पत्ति का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना, यानी कि सिंपल से कितना हमारा आउटपुट निकला है उन सबका मूल्यांकन करना, अध्ययन करना। ये सारा का सारा हमारा जो एक नॉर्मल जो हमारी प्रबंध तंत्र होता है, ठीक है ना, हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये इन सबके मुख्य कार्य होते हैं। इस तरीके से मैंने इसमें 2 पॉइंट्स यानी कि 2 हेडिंग्स क्लियर किए जो कि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है दोस्तों। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपको रेगुलर और भी अच्छे से एफर्ट्स करके, वैसे तो एफर्ट्स कर ही रहे हैं, और भी अच्छी क्लासेस आपको देने की कोशिश करें। सो थैंक यू दोस्तों।